हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज के जो टॉपिक का हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए बच्चे, एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप सबको कि जिन बच्चों को अगर ये मैथमेटिक्स क्लास 10 बोलो 9 बोलो, कोई भी मैथ्स अगर डिफिकल्ट लगता है तो उसे हम बहुत आसान बना सकते हैं। कैसे आसान बनाएगी उसके बारे में सुन लीजिए। देखिए, अगर किसी भी चैप्टर को आप बच्चों को प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले उस चैप्टर के पीछे का कॉन्सेप्ट जितना भी है वो जितने आसान तरीके से लिख कर रख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। एक बार आपको आपका कॉन्सेप्ट जो है रिलेटेड चैप्टर क्लियर हो जाता है तो आप बच्चों को कभी दिक्कत नहीं होगी वो चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए और याद में रखने के लिए फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर अगर आप इसी तरीके से प्रिपेयर करते जाओगे तो आपका जो मैथ्स है वो स्ट्रांग होते जाएगा और जो भी डर है मैथ्स के बारे में वो क्लियर होते जाएगा। ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस वीडियोस में मैंने सारे कॉन्सेप्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 ओके, ये सारे चैप्टर जो है अप टू 6 चैप्टर सारे क्लियर किया, तो देखना मत भूलिएगा। कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आने वाले दिनों में जब हम शुरुआत करेंगे फिर से, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वहां जरूर कहीं ना कहीं हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। इसीलिए कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे तो आपका टाइम भी बचेगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इजीली चैप्टर प्रिपेयर भी हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7, उसका कॉन्सेप्ट हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से। शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस जो भी आने वाले दिनों में आएंगे वो आप मिस ना कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7। ओके, तो अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। ओके, अब बच्चों को ये भी पता होगा किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो कि 4 पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेट अगर रहता है कोई भी पॉइंट, ओके, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कोऑर्डिनेट वर्ड तो पता है लेकिन कोऑर्डिनेट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो नहीं पता है। तो बहुत शॉर्ट पीरियड में आप बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है। जैसे अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया, इसको नाम दे देते हैं ए। अब आप बच्चों को ये तो पता है कि पॉइंट ए, ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा -3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 2। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट तो आ गए, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा इस कोऑर्डिनेट जो कि नंबर के फॉर्म में लिखते हैं किसी भी पॉइंट के लिए। फर्स्ट जो नंबर रहता है दैट इज कॉल्ड एज एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड वन इज वाई कोऑर्डिनेट। अब देखिए इस पॉइंट ए का डिस्टेंस जो हैगा, ओके, फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस मतलब क्या हो रहा है 2 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तो ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, ध्यान में रखिएगा। डिस्टेंस ऑफ गिवन अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, देखिए ये डिस्टेंस जो है 0 से लेके ये, तो इतना डिस्टेंस क्या हो रहा है ये अप टू 2 है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और इसी पॉइंट का डिस्टेंस जो है डिस्टेंस, ओके, तो इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से, इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, ये डिस्टेंस अगर देखेंगे 0 से लेके -3, लेकिन नेगेटिव डिस्टेंस कभी लिखते नहीं है। ओके, तो ये डिस्टेंस जो है, ओके, फ्रॉम एक्स एक्सिस ये 3 है, लेकिन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम लिखेंगे -3 बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो कोऑर्डिनेट x coordinate y coordinate is nothing but the distances from respective axis। क्लियर, तो ये हो गया डेफिनेशन। ओके, अब देखिए यार 10th स्टैंडर्ड में आपको क्या पढ़ना है। अब बच्चों को ये तो पता है कि कोई भी कोऑर्डिनेट को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में लोकेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इस 10th स्टैंडर्ड में आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, जैसे एक पॉइंट ले लिया मैंने, दिस इज व्हाट ए एंड दिस वन इज बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे 2,2 और इसके है 3,3। ठीक है, इसको भी हम लोकेट कर सकते हैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, तो फिलहाल हमें लोकेट नहीं करना है। पहले समझ लेते इसका पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी 2 पॉइंट अगर दिए हैं तो ये 2 पॉइंट के बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस रहेगा बिकॉज दिस 2 पॉइंट्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ओके, कुछ डिस्टेंस पे
एक दूसरे के दूरी के ऊपर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। ओके, तो ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अगर हमें फाइंड आउट करना है, जब कोऑर्डिनेट दिए हैं दोनों पॉइंट के, तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां आपको 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला स्टडी करना है, तो वो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है पहले लिख लेते हैं। ओके, जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यहाँ क्या लिया है, ए और बी लिया है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हम लिखेंगे डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, ओके। अब फॉर्मूला क्या होगा देखिए, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद में इसके अंदर जो भी टर्म्स है उसे डिस्कस करेंगे। x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ x1 x2 y1 y2 ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए जो दो पॉइंट है ए और बी से रिप्रेजेंट किया गया, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2,2 3,3, ओके। तो यहाँ जो पॉइंट ए है इसे ले लेंगे हम, यहाँ ये पहला वाला x कोऑर्डिनेट था, सेकंड y कोऑर्डिनेट था। अब यहाँ दो अलग अलग पॉइंट है, यहाँ इसको ले लेते हैं x1 y1। तो पॉइंट ए का जो x कोऑर्डिनेट है उसे x1 ले लिया, y कोऑर्डिनेट को y1, क्योंकि सेकंड पॉइंट के भी हमें कोऑर्डिनेट x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x2 y2। क्लियर, जब भी दो पॉइंट अगर दिए उसके कोऑर्डिनेट्स दिए, तो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 और दूसरे के x2 y2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, होप सो कि यहां तक समझ में आ चुका हो। कभी भी जो भी दो पॉइंट दिए उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो पहला पॉइंट, और जरूरी नहीं कि इसे ही x1 y1 ले, आप इसे x1 y1 लीजिए, इसे x2 y2 लीजिए, ऐसी कंपलसरी नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। ओके, तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने यही वैल्यू लिखे है x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x2 दिख रहा है, x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 2 लिख लिया हमने, दी होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना है 2, 3 माइनस 2 दी होल स्क्वायर। देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यह आएगा कैलकुलेशन की बारी। पहले ब्रैकेट में जो सब्सट्रैक्शन वाले टर्म है उसे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 माइनस 2 कितना होगा 1, यह लिख लिया हमने 1, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लिया, यहाँ भी 3 माइनस 1 कितना होगा 1 स्क्वायर। ओके, तो 1 का स्क्वायर ले लेते, यहाँ भी 1 का स्क्वायर ले लेते, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 एंड 1 प्लस 1 अंदर ही हम ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा √2 यूनिट, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना आ गया, √2 यूनिट। तो सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट आधे चैप्टर में यूज करना है आप बच्चों को, कि किस तरीके से डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फाइंड आउट किया जाए। ओके, तो ये पहला पार्ट है इस चैप्टर का, और सेकंड पार्ट में सेक्शन फॉर्मूला करने वाले हैं। देखिए इस डिस्टेंस फॉर्मूले के और भी रिलेटेड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं आप बच्चों को दे देता हूँ, ठीक है। तो ये पहला हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए और एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर में आप बच्चों को 9th क्लास का और भी कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से थोरोली लिख कर रखना है, ठीक है। लिख कर रखना है मतलब उसका यूज होगा 9th क्लास में, जो आप पढ़ चुके हैं, जैसी क्वाड्रिलैटरल पढ़ा है अपने, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, उसकी प्रॉपर्टीज आप बच्चों को आना चाहिए। तो वो क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए यहाँ पूछा जाता है। अगर आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल उसकी प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगी, तो यहाँ उसे कैसे अप्लाई कर सकते हो आप। तो देखिए सिंपल सा है, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, कि डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको नोट डाउन करके रखना है। ओके, इसी अब जरूरी नहीं कि दो ही कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। चलिए देखिए एक ट्रायंगल है, थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए, प्रैक्टिकली समझना है हमको। एक ट्रायंगल, अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं देखिए, स्केलिन, आइसोस्केलस, इक्विलैटरल और राइट ट्रायंगल, ऐसे 4 अलग अलग ट्रायंगल रहते हैं। और उस चारों ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल में ले लेते हैं, 3 वर्टाइसेस रहते हैं। तो आपको यही तक ध्यान में रखना है, 3 वर्टाइसेस रहते हैं। वर्टाइसेस का मतलब क्या होता है, जैसे ये वर्टेक्स लिया, इट इज अ पॉइंट, वर्टेक्स मींस इट इज अ पॉइंट, इट इज अनदर वर्टेक्स, इट आल्सो रिप्रेजेंट पॉइंट, दिस इज द थर्ड वर्टेक्स, इट रिप्रेजेंट द पॉइंट। वर्टेक्स मतलब एक पॉइंट होता है, ठीक है। अगर पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी रहेंगे। ओके, वर्टेक्स मतलब पॉइंट, ओके, और पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट भी रहेंगे। तो यहाँ जो ट्रायंगल लिया है मैंने ABC, मान लेते हैं जो वर्टेक्स A है उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, ठीक है।
बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब देखिए थर्ड भी पॉइंट आ गया है तो उसे x3 y3 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अदरवाइज एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा रिलेटेड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। अब आप बच्चों को सबसे पहले तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आना चाहिए। स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड अलग अलग लेंथ रहती है, तीनों साइड की लेंथ जो रहेगी डिफरेंट रहेगी। जैसे यहाँ हम लिखेंगे स्केलिंग के लिए, फर्स्ट स्केलिंग के लिए क्या लिखेंगे हम कि साइड ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, तभी वो स्केलिंग होगा। सेकेंड, इसमें दो साइड इक्वल रहती है, आइसोसेलेस की बात करें, ओके, स्केलिंग आइसोस्केलस के बारे में बात करें, ए बी इज इक्वल टू बी सी हो सकता है, दो साइड इक्वल ए बी और बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। थर्ड साइड ए बी और बी सी इक्वल रहेगा, ए सी इक्वल नहीं रहेगा, तो कोई भी दो साइड इक्वल रहेगी, थर्ड इक्वल नहीं रहेगी, इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलैटरल में क्या होगा? इक्विलैटरल, ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स इक्वल रहती है, ए बी बी सी ए सी, ओके। इक्विलैटरल में क्या रहता है? ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए, जो लिखवा रहा हो रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी तरीके से समझना है बच्चों ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखिए स्केलिंग में तीनों साइड अलग रहती है और आइसोसेलेस में कोई भी दो साइड इक्वल रहेगी, थर्ड इक्वल नहीं रहेगी दोनों से। और इक्विलैटरल में क्या रहता है? इक्विलैटरल में क्या रहता है? तीनों साइड इक्वल रहती है, ओके। और फोर्थ जो है राइट ट्रायंगल, ओके, राइट ट्रायंगल में क्या रहता है? एक हाइपोटेनस रहेगा, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस, ओके, और साइड 1 साइड 2 रहेगा, ध्यान में रखिएगा, हाइपोटेनस साइड 1 साइड 2। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनेशन में, उसके बारे में आप बच्चों को अच्छे से समझना है। देखिए जैसे तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, यहाँ कुछ भी ले लेते हैं, जैसे तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए, हो सकता है कि जो फर्स्ट है उसकी वैल्यू ले लिए 1,0, सेकेंड जो है 0,1 और थर्ड जो है 1,1, ठीक है, ऐसी वैल्यूज 1 2 ले ली, ठीक है। तो जो ट्रायंगल है उसके जो वर्टाइसेस ऐसे बोलेगा कि फॉर अ गिवन ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 1 0 0 1 1 2, okay. Which type of triangle is formed using this vertices? समझ में आ रहा है? ये जो वर्टाइसेस है किस टाइप के ट्रायंगल के है, ये रहता है क्वेश्चन पूछ जाना, ओके, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल इसमें फॉर्म हो रहा है? देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले टाइप ऑफ ट्रायंगल पता करने के लिए हमें साइड की लेंथ पता होना चाहिए। साइड की लेंथ, जैसे ए बी निकालना है हमें, तो क्या करेंगे हम? डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिए। इसे x1 y1 ले लीजिए, इसे x1 y1, इसे x2 y2 ले लीजिए, x2 y2, ओके। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ओके, तो डिस्टेंस AC आ जाएगा, ओके, समझ में आया? डिस्टेंस AC आ जाएगा। वैसे ही BC के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए, डिस्टेंस BC निकाल लीजिए। मान लेते इसकी वैल्यू कुछ आ गई आपकी 1 यूनिट, ठीक है। जस्ट इमेजिन, एग्जैक्ट मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, मान लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इसकी वैल्यू जो आई, इसकी वैल्यू 1 यूनिट आ चुकी है, इसकी 2 यूनिट आ चुकी है, इसकी 3 यूनिट आ चुकी है। AC भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तीनों साइड की लेंथ निकालने के लिए यूज करना पड़ेगा, और इस तीनों साइड मतलब इस तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे। यूजिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपको डिस्टेंसेस निकालना पड़ेगा, दैट इज द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। और जब लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगी, दैट इज डिस्टेंस, और साइड्स ऑफ द ट्रायंगल की लेंथ हमें पता चल जाएगी, उससे हम ये चारों जो है ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर डिफरेंट आती है तो बोलेंगे these are the vertices of scalene triangle, ओके। अगर दो साइड इक्वल आती, मान लीजिए 2 आ गया और ये AB2 आ गया और BCB2 आ गया, दो साइड इक्वल नजर आ रही है, तब आंसर में क्या लिखोगे? these are the vertices of isosceles triangle, ठीक है। अगर मान लीजिए तीनों साइड की लेंथ जो है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अगर इक्वल आ जाती है, तो हम बोलेंगे these are the vertices of an equilateral triangle, ठीक है। अब आती बारी राइट ट्रायंगल कैसे प्रूफ करें, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले एक सिंपल सा फिगर बना लेते हैं, ठीक है।
अब राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक 90 डिग्री रहता है, ठीक है, एक एंगल रहता है 90 डिग्री, साइड्स इसमें भी तीन ही रहेगी, ए बी सी। मान लेते हैं जो बी है एंगल 90 डिग्री है। यूजिंग, अब इसके तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, जैसे इसका यहाँ लिया हमने वैसे ही इसके कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, तो हम इसकी साइड निकाल लेते हैं। मान लेते हैं यह है 3, दिस इज 4 एंड दिस वन इज 5। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, तीनों साइड हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके तो फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन हमें पता नहीं कि दीज आर द साइड्स ऑफ व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है करके, ये हमें पता नहीं है। तो पता कैसे करेंगे, ध्यान में रखिएगा। ये तो पहले बोल सकते हैं हम स्केलिन है, क्योंकि तीनों साइड अलग है। तो और एक चीज हमें पता करना है कि स्केलिन होने के साथ साथ हो सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स अलग अलग रह सकती है, ठीक है, इक्वल भी रह सकती है दो साइड, ध्यान में रखना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जैसे हाइपोटेनस स्क्वायर जो रहेगा, AC इज द हाइपोटेनस, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम ये तीनों वैल्यू चेक करेंगे, अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती है, जैसे AC कितना है 5 स्क्वायर, AB कितना है, AB इज 3 स्क्वायर, ओके, BC कितना है 4 स्क्वायर, ठीक है। 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16, तो 25 इज इक्वल टू 25, दोनों इक्वल आ रहा है। हम साथ में ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ स्केलिन ट्रायंगल, या फिर ऑप्शन में हम लिख सकते हैं दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑल्सो, ओके। तो राइट एंगल ट्रायंगल लिखना बेटर रहेगा। या तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि चेक वेदर द गिवन वर्टाइसेस आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट ट्रायंगल और नॉट, राइट ट्रायंगल के वर्टाइसेस है या नहीं है, ये चेक करने के लिए डायरेक्टली बोलेगा। तो फिर हमें स्केलिन आइसोसेलेस के बारे में सोचने से डायरेक्टली हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे, और ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके प्रूफ करके बताएंगे कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड है, सो दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। तो ये एप्लीकेशन यहाँ समझना है आपको, ये ट्रायंगल की एप्लीकेशन बताया हूं मैंने आपको। अब सेम चीज, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ इस चैप्टर में 10th क्लास में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। अगर ये समझ लिए तो समझ लिए 50-60% चैप्टर यही क्लोज हो चुका है आपका, समझ जाएंगे, ओके। तो ये 50-60% चैप्टर यही क्लियर हो जाएगा आप बच्चों का। तो देखिए यहाँ आपका टाइम बच रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ कि कम समय में आप मैक्सिमम स्टडी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि यही जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि हम लिखते हैं x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। और एक चीज प्रूफ, ये सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा, इसे मिस नहीं करना, अभी समझ लीजिए। जब आप चैप्टर ओपन करोगे तो सब आपको नया कुछ नहीं दिखाई देगा, ऐसे लगेगा कि ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, प्रूफ करने के लिए 4 वर्टाइसेस दिए रहेंगे, जैसे A, B, C और D, ओके। 4 पॉइंट दिए रहेंगे, 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 4 पॉइंट दो, 3 पॉइंट दो, 2 पॉइंट दो, कुछ दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है, उसके कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। अगर यहाँ 4 डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं रिप्रेजेंटेड बाय ABCD और उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, और चेक करने लगाएगा, चेक, ओके, which type of quadrilateral form using this coordinate, okay, या फिर बोलेगा check these are the vertices of which type of quadrilateral, ठीक है। तो quadrilateral के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं हम। देखिए अब क्वाड्रिलैटरल में क्या क्या पढ़ चुके हैं आप 9th क्लास में, इसलिए मैंने पहले ही बोला हो कि क्वाड्रिलैटरल का जो भी कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज है, आप बच्चों को आना बहुत जरूरी है 10th क्लास में, ओके। तो क्वाड्रिलैटरल में आपने ट्रेपेजियम पढ़ा है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, एक प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है पैरेललोग्राम, ठीक है, उसके बाद आता है पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पैरेललोग्राम, P फॉर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को आपको कंपेयर करना, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट लिख के दे रहा हूं, वेरी वेरी लिख लीजिए, अभी टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन इसका यूज होगा, और ये यहाँ समझ गया तो आगे और भी इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यही सारा कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर में जो यूज होने वाला है, यही क्लियर हो जाएगा। और कुछ ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिए जाते तो उसे सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। जैसे P फॉर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, राइट।
सेकेंड फर्स्ट पैरेललोग्राम। अब इसको कंपेयर करेंगे हम रेक्टेंगल। क्यों पैरेललोग्राम रेक्टेंगल को मैंने साइड वाइज क्यों लिखा है? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल रहती है और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल रहती है। ठीक है, उसके बाद नीचे में एक पेयर बना रहा हूं रोम्बस। रोम्बस में चारों साइड इक्वल रहती है और स्क्वायर जो है स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल रहती है, इसलिए इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ। तो ये ट्रिक आप बच्चों को अभी ही समझ लेना है, आगे कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए पैरेललोग्राम में क्या होगा, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं जिसके वर्टाइसेस थे। पैरेललोग्राम में क्या रहता है, ऑपोजिट, चलिए एक कॉमन रहता है इसमें पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पैरेलल की जरूरत नहीं है कि साइड की बात करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ ऑफ द साइड ही निकाला जाता है, तो हम साइड की बात करते हैं। तो क्या होता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ये दोनों, ये जो प्रॉपर्टी दोनों में कॉमन रहती है। नेक्स्ट, अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो यहां ध्यान में रखिएगा, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है। डायगोनल्स, लेंथ ऑफ डायगोनल्स जो रहेगी, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ओके नॉट इक्वल। क्या लिखना है यहाँ, नॉट इक्वल। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान में रखिए, बार बार कह रहा हूं मैं आपको बच्चों को कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने में भी आसान है। तो पॉइंट्स लिखा दे रहा हूं, अभी ही समझ के नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आगे दिक्कत नहीं होगी। पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल की जो लेंथ रहती है वो इक्वल नहीं रहती। पैरेललोग्राम का फिगर ऐसे रहता है, ध्यान में रखिएगा, दिस इज द पैरेललोग्राम। इसमें ये जो डायगोनल छोटी है ये बड़ी है, इसलिए हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द डायगोनल इक्वल नहीं रहती है। इसमें यहाँ लिखेंगे रेक्टेंगल में डायगोनल की लेंथ इक्वल रहती है, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल लिखेंगे हम। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या रहता है, डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट लिख के रख लीजिए। वैसे रोम्बस में देखिए ऑल फोर साइड, कॉमन पॉइंट क्या रहेगा इसमें, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। किसमें, दोनों में, रोम्बस और स्क्वायर में क्या रहता है, चारों साइड इक्वल रहती है। ठीक है, अब देखिए मैंने अलग अलग प्रॉपर्टी लिखकर नहीं दे रहा हूं बच्चों को, अलग अलग नहीं दे रहा हूं, ये बहुत आसान तरीका होता है। आपको टेक्स्ट बुक में भी इस तरीके का कुछ मिलेगा नहीं कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको कि इस तरीके से इसे याद में रख लीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगी प्रूफ करने के लिए। तो रोम्बस और स्क्वायर में क्या होता है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, रोम्बस में क्या रहती है, डायगोनल्स इक्वल नहीं रहती है। यहां स्क्वायर में क्या रहता है, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल। अब इसका यूज क्या है देख लेते हैं, इसका यूज कैसी होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिए। अब यहां यूज करते हैं इसका इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए, फोर वर्टेक्स आर गिवन, फोर पॉइंट्स आर गिवन, हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ठीक है, पॉइंट दिया है ए, मान लेते ए के कोऑर्डिनेट कुछ भी है, 1 1 ले लेते हैं, बी के ले लेते हैं -1 1, सी के ले लेते हैं 1 -1 और डी के ले लेते हैं -1 -1। ठीक है, देखिए कुछ अपने तरीके से कुछ भी पॉइंट्स लिया, 1 के फॉर्म में ही लिया, तो ऐसे कुछ भी नहीं, कुछ भी नंबर दिया जा सकता है कोऑर्डिनेट्स में। ये नंबर मैंने लिया है सिंपल सा। ठीक है, तो यहां देखिए मुझे चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स है, ओके, इस पॉइंट का यूज करके किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। ओके, और चेक दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल की बारी आती है तो सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं हम। देखिए सिंपल सा ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ओके, इसे स्पेशली कुछ मेंशन नहीं करते कि ये रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है, हमें कुछ नहीं पता है। हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक रफ फिगर बना लेंगे क्वाड्रिलेटरल का और लेबलिंग करेंगे ABCD। ABCD लेबल करिए। ये जो लेबलिंग है साइक्लिक ऑर्डर में रहेगा, ABCD ऐसे नहीं लिख सकते आप। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ABCD इस तरह से लिखिए या फिर ABCD ऐसे लिखिए। ओके, एक बार रफ फिगर बनाने के बाद अब आती है बारी डिस्टेंस फॉर्मूले की, किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे कि जो भी पॉइंट्स है वर्टाइसेस ऑफ विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, हम क्या करेंगे, हम ये चारों साइड निकाल लेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑल साइड्स, AB BC CD और AD। AB निकाल लीजिए, ठीक है, AB BC निकाल लीजिए, CD निकाल लीजिए और AD निकाल लीजिए। ये चारों डिस्टेंसेस निकालने के बाद आप इसमें चेक कर सकते हैं। और साथ में ध्यान में रखिएगा,
जब भी हमें प्रूफ करने के आए कि चारों पॉइंट जो है वर्टाइसेस ऑफ विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, चारों जो साइड्स है क्वाड्रिलैटरल उसकी लेंथ निकालना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर रूट में। ओके, तो इसका यूज करके हम सबसे पहले डिस्टेंसेस निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करना है, साथ में हमें डायगोनल की लेंथ भी निकालना है। ध्यान में रखिएगा, तो ऐसे 6 डिस्टेंसेस निकालना है, 4 साइड और 2 डायगोनल। ओके, डायगोनल क्या है, AC की लेंथ हमें निकालना है और BD की लेंथ निकालना है। देखिए AC तो चारों कोऑर्डिनेट्स तो पता है ना, ये डिस्टेंस AC भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से BD भी निकाल सकते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। उसके यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हमें चेक करना है ये 6 साइड्स की लेंथ जो निकाल चुके 1 2 3 4, ये साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल है और ये लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलैटरल है। इसके बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या है इसमें। अगर ये चारों साइड का लेंथ इक्वल रहेगा, मान लीजिए इमेजिन कि लेंथ क्या है, इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, ठीक है, चारों साइड इक्वल है, तो हम यहां देखिए 4 प्रॉपर्टी लिखिए। पैरेललोग्राम में तो चारों साइड इक्वल नहीं रहती, रेक्टेंगल में नहीं रहती है, किसमें रहती है, रोम्बस और स्क्वायर में रहती है। तो ये जो वर्टाइसेस ABCD जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ये वर्टाइसेस किसके हो सकते हैं, एक तो रोम्बस के होंगे या फिर स्क्वायर के होंगे, क्योंकि ये 2 फिगर ही ऐसे जिसके चारों साइड्स इक्वल रहते हैं। अब यह 2 आंसर है हमारे पास, लेकिन हमें एक ही आंसर लिखना है, आइदर इट इज रोम्बस और स्क्वायर। तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, हम इस डायगोनल का यूज करेंगे। अगर दोनों डायगोनल का लेंथ अगर इक्वल आता है, जो कि डायगोनल्स आर इक्वल इन केस ऑफ स्क्वायर में लिख चुका हूं, तो डायरेक्टली आंसर क्या लिखेंगे, ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। अगर मान लीजिए डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं आती है, चारों साइड इक्वल है लेकिन लेंथ ऑफ द डायगोनल इक्वल नहीं है, तब हम लिखेंगे दिस आर द वर्टाइसेस, ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ दिस रोम्बस। इस तरीके से सिंपल वे से आप स्टडी कीजिए, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। ओके, इस तरीके से समझ में आ गया आपको। अगर मान लीजिए ये चारों साइड में से अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल है, तो वो पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल कब होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल होगी तो रेक्टेंगल होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल नहीं होगी तो रेक्टेंगल नहीं होगा। ओके, होप सो कि यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब देखिए और भी इसमें क्वेश्चंस हैं कि अब आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, सिर्फ सिंपल सा बता देता हूं मैं। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये सिंपल सा एक्स वाई एक्सिस बना लिया हमने, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ओके, तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, x, 0, उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहता है। ये चीज आपको नोट डाउन करके रख लेना है। ओके, x कोऑर्डिनेट अगर इस पॉजिटिव साइड में है तो x, 0 और नेगेटिव साइड में है तो -x, 0 नेगेटिव रहेगा कोऑर्डिनेट। और कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर है तो उसका कोऑर्डिनेट रहेगा 0, y। ओके, ध्यान में रखिएगा यहाँ भी 0, -y। तो नीचे वाले साइड में अगर नेगेटिव x y एक्सिस के ऊपर रहता है तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर रहता है तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, वैसे x के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए कंसेप्ट हो गया डिस्टेंस फॉर्मूले का। अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नेक्स्ट वन इज सेक्शन फॉर्मूला। 2 ही फॉर्मूले इस चैप्टर में आपको स्टडी करना है, उसके एप्लीकेशन। क्या सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ओके। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं। सेक्शन मतलब पार्ट्स, ध्यान में रखिएगा, सेक्शन मतलब पार्ट। ओके, जैसे एक सिंपल सा फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, जैसे ये लाइन सेगमेंट है, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। क्लियर। ओके, दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी, ए से लेके बी तक जो है ये तो लाइन है, लेकिन इसका जो पार्ट ए बी है दैट इज कॉल्ड एज अ लाइन सेगमेंट। अगर आप उसको एरो नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसे ये बन गया लाइन सेगमेंट। ठीक है, जिसके मींस एंड पॉइंट्स हमें दिए गए, सपोज दिस एंड पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी। पॉइंट है तो फिर से यहाँ कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, तो हम इमेजिन करते कि ए के कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 है, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 है। क्लियर। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन का मतलब होता है पार्ट्स, ध्यान में रखिएगा। अब बिटवीन ए बी, कहीं भी बिटवीन ए बी हमने
एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो एक पॉइंट ले लिया P, दिस इज अ पॉइंट P। अब पॉइंट P क्या कर रहा है, पॉइंट P क्या कर रहा है, इस AB के टू पार्ट कर रहा है। तो पहला पार्ट AP हो जाएगा, दूसरा BP हो जाएगा। ओके, AB को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो दो पार्ट जो है, अब ये ध्यान में रखिएगा, यहां आएगा एक वर्ड जो हरदम यूज होगा, रेशो। या रेशो का मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे 7th क्लास में आपने पढ़ चुके हैं, ओके, रेशो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ चुका है। रेशो का मतलब क्या होता है, देखिए रेशो हम लिख सकते हैं A/B और A:B फॉर्म में, ध्यान में रखिए A/B। ओके, अब यहाँ देखिए A/B। अब ये जो पॉइंट B है, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स जो है x, y है। पॉइंट है P इज ऑल्सो पॉइंट, तो ध्यान में रखिएगा पॉइंट P क्या कर रहा है, AB के टू पार्ट कर रहा है। पहला पार्ट हो जाएगा AP और दूसरा पार्ट हो जाएगा BP। ओके, तो ये पार्ट जो है रेशियो के फॉर्म में अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे इसे, मान लेते हैं इतना पार्ट M से रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना N। ओके, अगर एक लाइन सेगमेंट लिया हमने, एक लाइन सेगमेंट लिया है, फिर से देखिए PQ से रिप्रेजेंट किए से, ओके, और कोई पॉइंट यहां है P क्या कर रहा है, इसको 2:4 में डिवाइड कर रहा है। लेकिन यहां ध्यान में रखिएगा ये जो पार्ट है इस सिंपलेस्ट नंबर फॉर्म में ही लिखा जाता है। मैं रेशियो की बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया रेशियो मतलब क्या होगा। अब देखिए 2:4 का मतलब होगा 2/4 में ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो हम क्या बोलेंगे, P डिवाइड सपोज दिस इज R डिवाइड PQ इन द रेशियो, क्या लिखेंगे हम, इन द रेशियो 1:2। ओके, भले 1:2 का मतलब क्या होता है देख लीजिए, समझना है। अगर ये जो पार्ट 1 है तो ये वाला पार्ट क्या है, इसका डबल है, ध्यान में रखिए। ये जो पार्ट अगर 1 है तो ये डबल है, क्लियर। अगर रेशियो 1:3 आता है, रेशियो 1:3 पार्ट का मतलब है अगर ये पार्ट 1 है तो इतना पार्ट क्या होगा, इसके 3 टाइम्स होगा। इसका मतलब होता है रेशियो, ध्यान में रखिए, रेशियो जो रहेगा सिंपलेस्ट होल नंबर के फॉर्म, सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर के फॉर्म में रहेगा रेशियो, ध्यान में रखिए। ओके, तो 1:2 पार्ट। यहाँ जो है, यहाँ जो पॉइंट P क्या कर रहा है, AB के टू पार्ट कर रहा है। पहला पार्ट M हो गया और दूसरा N हो गया। ओके, तो इसका जो रेशियो रहेगा M:N लिखेंगे। तो हम यहाँ डायरेक्टली एक स्टेटमेंट फॉर्म होता है, फॉर अ गिवन लाइन सेगमेंट AB having coordinates x1, y1, x2, y2, any point P lies between A and B. Any point P lies between A and B having coordinates x and y. Divide AB in the ratio M:N. इन द रेशियो M:N, इसे ऐसे लिखा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो यही आप कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ जब इस सब चीज के बारे में अगर हमें ये रेशियो निकालना, बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है, तो इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए हर एक पॉइंट के पास दो कोऑर्डिनेट्स है, दो कोऑर्डिनेट्स है, दो कोऑर्डिनेट्स है, और ये जो बीच वाला पॉइंट P है जो गिवन लाइन सेगमेंट के टू पार्ट कर रहा है, या तो गिवन लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M:N रेशियो। तो यहां से हमें दो फॉर्मूलेस बनेंगे सेक्शन फॉर्मूला, एक बनेगा x के लिए और दूसरा बनेगा y के लिए, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलेस हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए x के लिए जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ, ओके, x के लिए, अब ये x क्या है, इट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। x क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P है, यहाँ ध्यान में रखिएगा। x कोऑर्डिनेट किसका कोऑर्डिनेट है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x है। तो इस x की वैल्यू अगर फाइंड करना है हमें, तो इस x को हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ क्या है, M:N। तो किस तरीके से फॉर्मूला होगा, देखिए mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m+n। ओके, m+n। तो x की वैल्यू क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिर्फ x1 x2 का ही यूज हुआ है इसमें। लेकिन इस फॉर्मूले को अगर मेमोराइज करना है आपको, ध्यान में रखिएगा, x इक्वल टू, ये x इक्वल टू क्या किया हमने, क्रॉस, m का रिलेशन x के साथ, n का रिलेशन फिर से x के साथ, क्रॉस में mx2 nx1, क्रॉस में जाइए, ऐसे नहीं लिखना है आपको, mx1 या nx2 नहीं लिखना, क्रॉस में लिखना, mx2 अपॉन nx1 और फिर mn को ऐड कर देना डिनोमिनेटर में से, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी, बहुत सारी चीजें दी रहेगी उसका यूज करके। ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। इसके लिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करने के लिए, y के लिए भी वैसे होगा, जब y की वैल्यू निकालना है तो यहाँ y2 और y1 यूज करेंगे हम। तो ये हो गया y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो इसी को सेक्शन फॉर्मूला होता है जिससे कि x y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये x y क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड द
line segment AB in the ratio m:2n. ओके, तो ये सेक्शन फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से याद में रखना है। ओके, इससे क्या निकलेंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगी, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। और एक चीज, सेक्शन फॉर्मूला जो है अब यह मिड पॉइंट फॉर्मूले में कब कन्वर्ट हो जाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा सेक्शन फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूले में कब कन्वर्ट होगा, अगर पॉइंट P जो है वो अगर इस गिवन लाइन सेगमेंट AB के इक्वल पार्ट करता है। ठीक है, ध्यान में रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यानी P जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, P इज मिड पॉइंट, तब वो इक्वल पार्ट हो जाएगा, राइट। अगर P जो है AB के एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, P इज एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ AB, तो क्या करेगा, P AB के टू इक्वल पार्ट करेगा। जब AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा, ओके, तो P इज सेड टू बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब यहाँ जो ये AP और BP इक्वल रहेगा, तो AP या तो m:n जो है m इज इक्वल टू n हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n, क्योंकि AP इज इक्वल टू BP है तो m इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो रेशियो क्या आएगा इसका, m अपॉन n इज इक्वल टू, हम 1:1 लिख सकते, दोनों इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/1। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। ध्यान में रखिएगा, अगर नहीं समझ रहा है तो सिंपल से याद रखिए, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, तो P क्या करेगा, AB के टू इक्वल पार्ट कर देगा, और रेशियो क्या रहेगा उसका, 1:1 रहेगा। ओके, mn की वैल्यू हम 1:1 ले सकते हैं, तो 1:1 ले सकते हैं फॉर्मूले में यूज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, या तो इसी को लिख लेते हैं, mn की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, ओके, mn की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि 1:1 आ जाएगा, राइट। P इज अ मिड पॉइंट, ये 1:1 आएगा, तो m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 ले लेंगे यहाँ। देखिए m n 1 होगा तो x क्या हो जाएगा, यहाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 है ये 1 है, तो सिंपल m प्लस n आ जाएगा। ओके, सॉरी, x1 प्लस x1, mn 1 है, x2 प्लस x1, यानी से हम लिख सकते हैं x2 प्लस x1 बाय 1 प्लस 1 2, या फिर इसे रीअरेंज करके आप x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये, कब, जब P मिड पॉइंट रहेगा। और यह y के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ भी mn जो है 1 है, तो ये हो जाएगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, और इसे हम लिख सकते हैं y1, क्योंकि ऑर्डर में लिखना चाहता हूं मैं, y1 प्लस y2 बाय 2, ये हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर, सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट में कब कन्वर्ट होता है, जब P जो मिडल पॉइंट है वो एग्जैक्टली AB के टू इक्वल पार्ट करेगा, तब। अब सेक्शन फॉर्मूले की बहुत सारी एप्लीकेशन है, जो कि डिटेल में हम इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जब चैप्टर की शुरुआत होगी। होप्स कि बहुत सारा कंसेप्ट आप बच्चों का क्लियर हो चुका होगा। इसे एक बार दो बार अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए और नोट डाउन करिए, और नोट्स बना लीजिए इसके। जब भी इस चैप्टर की शुरुआत होगी तो वो नोट्स उसमें फिर से मेंशन कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा, 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री का तो मिस मत कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड टोटली न्यू है ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक आप बच्चों के लिए, लेकिन उसे भी आपको समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ। टिल देन, गुड बाय।